प्रश्न है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हो तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। तो चलिए हल करते हैं। जो राशियां दी गई है उसे हम लिख लेंगे। दिया गया है कार्डिनलिटी ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 18, कार्डिनलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 और कार्डिनलिटी ऑफ y ये 15 दिया गया है और हमें याद करना है x इंटरसेक्शन y। तो आपको ये पता है कि x यूनियन y की जो कार्डिनलिटी है ये कार्डिनलिटी होगी x की, इसमें हम y को ऐड करेंगे इसकी कार्डिनलिटी को और x और y की कार्डिनलिटी के इंटरसेक्शन को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। x यूनियन y की कार्डिनलिटी आपको दी गई है, ये है 18, x ये है 8, y की कार्डिनलिटी 15 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो इसे जब आप हल करेंगे तो आप लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 23 माइनस इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 23, ये आ जाएगा 18। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इक्वल टू 5 या फिर लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5 और यही हमें ज्ञात करना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं यह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जो राशियां दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है U, यहाँ पर दो सेट है H। जो सेट है ये हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है और ये जो E है ये अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। तो हमें क्या दिया गया है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, तो इसका मतलब ये कि हमें दिया गया है कार्डिनलिटी ऑफ H यूनियन E इक्वल टू 400, ये दिया गया है। जो हिंदी बोलते हैं उनकी जो कार्डिनलिटी जो है ये है 250, जो इंग्लिश बोलते हैं उनकी कार्डिनलिटी है 200। तो आपको यह ज्ञात है कि कार्डिनलिटी ऑफ H यूनियन E जो होता है ये होता है कार्डिनलिटी ऑफ H प्लस कार्डिनलिटी ऑफ E माइनस कार्डिनलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। आपने ये पढ़ा है कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B, तो यहाँ पर A को आप H से रिप्लेस कर दीजिए और B को E से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये क्या होता है कार्डिनलिटी ऑफ A प्लस कार्डिनलिटी ऑफ B माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, उससे आपको ये मिला। जो जो वैल्यूज़ दी गई है वो रख दीजिए। ये हमें दिया गया है 400, ये हमें दिया गया है 250, ये हमें दिया गया है 200 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 400 इक्वल टू 450 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E, या फिर आप लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। 400 इधर जा करके माइनस हो जाएगा तो 500 माइनस 400 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50 और यही हमें ज्ञात करना था कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं। तो ये H इंटरसेक्शन E जो है ये है और यही दर्शाता है कि जो व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो कॉफ़ी पीते हैं ना तो चाय पीते हैं। तो इसे हल करने के लिए हम पहले एक वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर उससे हमें ज्ञात होगा कि क्या क्या चीज़ें दी गई है। ये एक वेन डायग्राम है। U यूनिवर्सल सेट है, ये सेट T है, ऐसे व्यक्ति जो चाय पसंद करते हैं, और ये दूसरा सेट है C जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, और इसके अलावा S ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ना तो चाय पसंद करते हैं ना तो कॉफ़ी पसंद करते हैं।
तो मान लेते हैं कि ये जो भाग है ये P है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये R है, और ये जो भाग है ये Q है। तो यहाँ से जो दिया गया राशि है वो क्या कि 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो यूनिवर्सल सेट है, जो सारे अवयव होंगे वो यूनिवर्सल सेट में ही होंगे। तो इस तरीके से हमें यूनिवर्सल सेट में अवयवों की संख्या 600 दी गई है। अब कहा गया कि 150 विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं। तो चाय जो है ये P + R होगा, इसे हम लिख पाएंगे 150। दूसरा 225 विद्यार्थी जो है वो कॉफ़ी पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ से वेन डायग्राम से हम लिख सकते हैं Q + R = 225, और R जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित कर रही है, ये हमें 100 दिया गया है। तो ये जो मान है समीकरण 3 से हम समीकरण 1 पे रख देंगे। तो समीकरण 1 में यदि R = 100 रख दिया जाए तो हमें मिलेगा P + 100 = 150। तो P = मिल जाएगा 150 - 100, तो दैट इज़ P = 50। तो P का मान हमें मिल गया 50। इसी तरीके से 2 में हम मान रख देंगे R का, तो मिलेगा Q + 100 = 225। तो लिखेंगे Q = 225 - 100, सो Q = 125। तो हमें मिल गया P, मिल गया Q। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम का उपयोग करके लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ U = P + Q + R + S। कार्डिनलिटी ऑफ U ये हमें दिया गया था 600, P हमने निकाला है 50, Q हमने निकाला है 125, R हमें ज्ञात था 100, और S का मान हमें ज्ञात करना है। वो ऐसे व्यक्तियों की संख्या है जो ना तो कॉफ़ी पीते हैं और ना तो चाय पीते हैं। तो इसे जब हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 600 = 275 + S, और यहाँ से हम लिख सकते हैं S = 600 - 275, और हमें मिल गया S = 325, और यही हमें ज्ञात करना था। तो यह ऐसे व्यक्तियों की संख्या है जो कि ना तो कॉफ़ी पीते हैं और ना तो चाय पीते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं यह हमें ज्ञात करना है। इसे समझने के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं, आसान हो जाएगा। ये एक यूनिवर्सल सेट है U, ये हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है, ये अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। मान लेते हैं केवल हिंदी वाले P हैं, हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले मान लेते हैं कि ये Q है, और सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले R हैं। तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। वह यह कहा गया है कि 100 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं, तो हिंदी जानने वाले P + Q = हम लिखेंगे 100। फिर 50 विद्यार्थी अंग्रेजी जानते हैं, तो आप लिखेंगे Q + R = 50, तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। तो Q ही एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं Q = 25। तो P + Q + R जो होगा यही कार्डिनलिटी को प्रदर्शित करेगा यूनिवर्सल सेट की, या फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए यहाँ से पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है, और ये तीसरा समीकरण है। हमें ज्ञात करना है P + Q + R। Q का मान 25 है, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में जब हम मान रखेंगे Q = 25 है, 2 से 25 - R = 50, तो यहाँ से R = मिल जाएगा 25, और हमें ज्ञात करना है कार्डिनलिटी ऑफ U = P + Q + R। P + Q का मान 100 दिया गया है, रख दीजिए। R का मान 25 हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस तरीके से कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वह इस प्रश्न के लिए 125 होगी। अब कुछ व्यवहारिक प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 500 टेलीविज़न दर्शकों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 285 दर्शक फुटबॉल, 195 दर्शक हॉकी, 115 दर्शक बास्केटबॉल, 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल, 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल तथा 50 इन तीनों में से कोई भी खेल नहीं देखते हैं।
इनमें से कितने तीनों खेल देखते हैं, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है इनमें से कितने केवल एक ही खेल देखते हैं, यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी ये 3 खेल हैं। तो यहाँ पर फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी 3 खेल हैं। तो इसके लिए हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट U है, तो सारे दर्शक जो होंगे वो U में ही बिलोंग करेंगे। अब इसमें एक खेल है फुटबॉल, मान लेते हैं कि ये F है। इसमें एक खेल है वॉलीबॉल, मान लेते हैं कि ये इसका सेट जो है ये B है। और इसके साथ में एक और खेल है हॉकी, इसे हम H नाम देते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं, इसे हम A, इसे B, इसे C, इसे D, इसे E, इसे F और इसे G, तथा इसके अलावा जो इनका कॉम्प्लीमेंट है इसे हम H नाम देते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो सेट F है इसमें A प्रकार के, B प्रकार के, E प्रकार के और D प्रकार के, इस तरीके से अलग अलग समुच्चयों में अलग अलग अवयवों की संख्या होगी। तो जो प्रश्न में दिया गया है उन आंकड़ों का उपयोग करके हम A, B, C, D, E, F, G और H के बीच में संबंध को बनाएंगे। तो पहला ये दिया गया कि 500 टेलीविज़न दर्शकों का सर्वेक्षण लिया गया। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H ये 500 के इक्वल होगा। इसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं। इसके बाद कहा गया कि 285 दर्शक जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं या फिर फुटबॉल देखते हैं। तो फुटबॉल ये जो सेट है इसमें देखिए A, B, D और E ये सारे इसमें शामिल है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे A प्लस B प्लस D प्लस E बराबर 285। इसे हम समीकरण 2 का नाम देंगे। अब तीसरा डेटा दिया गया है कि 195 दर्शक जो है वो हॉकी देखते हैं। हॉकी H है, यहाँ पर देखिए D, E, F और G ये सब H में शामिल है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे D प्लस E प्लस F प्लस G इक्वल टू 195 और इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे। तो समीकरण 3 में थोड़ा सा और सरल करें तो हम लिख सकते हैं F प्लस G इक्वल टू 195 माइनस D प्लस E। ये देखिए D प्लस E है, इसे एक ब्रैकेट में हमने राइट साइड में शिफ्ट करके माइनस साइन लगा दिए। तो F प्लस G इक्वल टू 195 माइनस D प्लस E ये हमें मिल जाएगा। इसका उपयोग हम आगे करेंगे। अब आगे जो डेटा दिया गया है 115 जो है वो बास्केटबॉल देखते हैं। तो बास्केटबॉल का जो सेट है वो B है, B, C, E और F, B, C, E और F ये जो है ये बास्केटबॉल देखते हैं। और इस तरीके से इसमें 115 दर्शक हैं। इसे हमने चौथा समीकरण नाम दिया। अब आगे कहा गया कि 45 दर्शक जो है वो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो देखिए ये फुटबॉल है और ये बास्केटबॉल है। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में जो अवयव कॉमन है वो आ जाएगा B और E। इनकी संख्या B प्लस E इक्वल टू हम लिखेंगे 45। इसे हम समीकरण 5 नाम देते हैं। अब आगे कहा गया कि 70 फुटबॉल और हॉकी देखते हैं। तो फुटबॉल ये है और हॉकी ये है, इन दोनों के बीच में जो उभयनिष्ठ है वो D और E है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं D प्लस E इक्वल टू 70 और इसे हम समीकरण 6 का नाम देते हैं। अब आगे कहा गया कि 50 दर्शक जो है हॉकी और बास्केटबॉल देखते हैं। ये है हॉकी और ये बास्केटबॉल, इन दोनों के बीच में जो उभयनिष्ठ है वो E और F है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं E प्लस F इक्वल टू 50। इसे हमने समीकरण 7 नाम दिया। और अंत में कहा गया है कि 50 इन तीनों में से कोई खेल नहीं देखते। तो कोई खेल नहीं देखते वो इनके अलावा H में शामिल है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं H इक्वल टू 50। इसे समीकरण 8 नाम देते हैं। अब इन सभी समीकरणों को लेकर के हमें A, B, C, D, E, F, G और H का मान ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए हम समीकरण 1 को लेकर के चलते हैं। समीकरण 1 को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है A प्लस B प्लस D प्लस E
और प्लस सी प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल टू 500। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस एच, इसको हमने कुछ इस क्रम में जमा लिया है। अब देखिए कि a प्लस बी प्लस डी प्लस ई जो है ये 285 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 285 इसके स्थान पर, और प्लस c प्लस f प्लस g के लिए हमने लिखा है 195 माइनस d प्लस ई, तो अब इसे आप लिखेंगे 195 माइनस d प्लस ई, ये f प्लस g के लिए है, और h का मान 50 यहाँ पर ज्ञात है, तो इस तरीके से ये इक्वल टू 500 है। अब इसे और आगे हल करें तो हम लिखेंगे 285 प्लस 195 प्लस 50 प्लस c माइनस d प्लस ई इक्वल टू 500। इसे ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 530 प्लस c माइनस, देखिए d प्लस ई समीकरण 6 से हम इसे 70 लिख सकते हैं, तो 70 यह आ जाएगा बराबर 500 समीकरण 6 से हमने d प्लस ई का मान यहाँ पर रख दिया। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा c इक्वल टू 570 माइनस 530 इक्वल टू 40, तो आप लिखेंगे c इक्वल टू 40, ये हमें एक मान प्राप्त हुआ है, इसे हम समीकरण 9 का नाम देते हैं। चलिए अब आगे समीकरण 2 से कुछ सहायता लेते हैं। समीकरण 2 में a, b, d और e इन सब का योग जो है ये 285 है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 285। अब d प्लस ई का मान आपको 70 पता है, रख दीजिए, तो मिलेगा a प्लस बी प्लस 70 इक्वल टू 285, या फिर इसे अब हल करेंगे तो मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 215, और इसे हमने समीकरण 10 का नाम दिया। अब आगे हल करने के लिए समीकरण 3 का उपयोग करते हैं। d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये 195 है, तो d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 195। तो e प्लस एफ जो है ये 50 के बराबर है, e प्लस एफ, तो आप लिखेंगे d प्लस 50 प्लस जी इक्वल टू 195। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा d प्लस जी, तो ये 50 द्वारा पक्षांतर कर देंगे तो ऋण आ जाएगा, और 195 ऋण 50 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 145। तो d प्लस जी 145 है, इसे हमने समीकरण 11 नाम दिया है। अब आ जाते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 का उपयोग करेंगे आगे हम हल करने के लिए। तो समीकरण 4 में क्या है, b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये 115 के बराबर है, और समीकरण 7 में e प्लस एफ जो है ये 50 दे दिया गया है। तो ये अब जब यहाँ पर हम रख देंगे तो b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ई प्लस एफ 50 हम यहाँ से मान रख देंगे, c का मान हमें 40 प्राप्त हो गया है, और इस तरीके से हमें b का मान मिल जाएगा। तो b इक्वल टू 115 माइनस 90 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। तो इस तरीके से b इक्वल टू 25 हमें प्राप्त हुआ, और इसे हम समीकरण 12 का नाम दे रहे हैं। अब समीकरण 5 में दिया गया है b प्लस ई इक्वल टू 45, तो b प्लस ई इक्वल टू 45 दिया गया है, b का मान हमें 25 मिल गया है, तो हम लिखेंगे e इक्वल टू 45 माइनस 25। e का मान हमने ज्ञात करना है, और b का मान हमें 25 यहाँ से मिल गया है, तो 25 प्लस e इक्वल टू 45, तो e इक्वल टू 45 माइनस 25, और इसे जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा आपको 20, और इसको हम नाम दे रहे हैं समीकरण 13 का। अब समीकरण 7 में देखिए, समीकरण 7 में e प्लस एफ इक्वल टू 50 दिया गया है, e प्लस एफ इक्वल टू 50, e का मान हमें 20 मिल गया है, तो आप लिखेंगे 20 प्लस एफ इक्वल टू 50, या फिर f इक्वल टू 50 माइनस 20, तो आपको मिल जाएगा f इक्वल टू 30, और ये समीकरण 14 है। अब समीकरण 6 में चलते हैं। 6 में दिया गया d प्लस ई इक्वल टू 70, d प्लस ई इक्वल टू 70,
ई का मान आपको 20 मिल चुका है, तो d + 20 = 70, और इसे जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा d = 50। 70 - 20 दैट इज़ 50, और इसे हम समीकरण 15 का नाम दे रहे हैं। अब आ जाते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 में देखिए d + e + f + g ये 195 के बराबर है। d + e + f + g = 195, तो d का मान है 50, e का मान है 20, f का मान है 30 और g का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इसे आप जब हल करेंगे तो मिल जाएगा, इसे आप ऐड करेंगे मिलेगा 100, तो 195 - 100 करेंगे तो मिल जाएगा 95। तो इस तरीके से g = आपको मिल गया है 95, और ये समीकरण 16 हो गया। अब समीकरण 2 से a + b + d + e ये 285 के बराबर है। a का मान हमें ज्ञात करना है, b का मान 25 यहाँ पर है, रख दीजिए, d का मान 50 मिला है, रख दीजिए, e का मान 20 मिला है, यहाँ पर रख दीजिए, = 285। अब जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा a = 285 - 95 = 190, तो यहाँ से मिल गया a = 190, और इसे हम समीकरण 17 का नाम दे रहे हैं। तो अब प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर हमें कहा गया था तीनों खेल देखने वालों की संख्या। तीनों खेल देखने वालों की संख्या, इसका मतलब ये है कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, इन सब में जो कॉमन है वो है ई। तो यही वह दर्शक की संख्या है जो कि तीनों खेलों को देखते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे ई = और ई का मान हमें मिला है 20, ये देखिए। तो तीनों खेल देखने वाले दर्शकों की संख्या जो होगी ये 20 होगी। अब आगे पूछा गया केवल एक खेल देखने वाले दर्शकों की संख्या, तो हम लिखेंगे देखिए ये a है, ये किसी भी दो समुच्चयों के इंटरसेक्शन पे नहीं आ रहा है, तो ये जो a संख्या ये केवल एक खेल देखता है। उसी प्रकार सेट b में c जो है ये केवल एक खेल देखता है, और h सेट जो है इसमें केवल g है जो एक खेल देखता है। तो इस तरीके से केवल एक खेल देखने वाले दर्शकों की जो संख्या होगी वो a + c + g होगी, और आप इसमें जब मान रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 190 + 40 + 95 = 325, और यही 325 जो है वो केवल एक खेल देखने वाले दर्शकों की संख्या है। तो यही हमें ज्ञात करना था। पहला था 3 खेल देखने वालों की संख्या हमें 20 प्राप्त हुआ, और केवल एक खेल देखने वाले दर्शकों की संख्या 325 हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आप समुच्चय के सिद्धांत का उपयोग करके इस तरीके के व्यवहारिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं।